हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम समझेंगे कि एक पार्टनर के जाने के बाद, रिटायर होने के बाद या डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को आप कैसे एडजस्ट करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो सभी कुछ अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे कहाँ? चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कैपिटल की एडजस्टमेंट हम 5 तरीके से करेंगे, और पांचों में से कोई भी एक तरीका अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो आपको कैसे करना है एक एक करके समझते हैं। तो पहला केस, जहां पर एक पार्टनर के जाने के बाद, रिटायर या डेथ होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को आगे चलाने वाले हैं, और वो बिजनेस में आगे फर्म में कितनी कैपिटल रखना चाहते हैं, वो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे? तो आपको उसके लिए चाहिए क्या? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो रिमेनिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो आपको चाहिए। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल, रिटायरमेंट के बाद वो जो पार्टनर जाना चाहता है उसके जाने के बाद जो पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल जो है वो हमें चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब जो भी गुडविल की एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस आपने जो भी बांटने थे वो बांटने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमें चाहिए। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो आपके पास कैपिटल आएगी उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट। अब इसे एक क्वेश्चन के साथ समझो। लीजा, मोनिका और निशा तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। इनकी बैलेंस शीट आपको दी है और मोनिका रिटायर होना चाहती है। मोनिका रिटायर हो रही है 31 मार्च 2019 को, और बाकी के दो पार्टनर लीजा और निशा आगे बिजनेस को चलाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, गुडविल की वैल्यूएशन की गई है। मोनिका का शेयर एडजस्ट करने के बाद अब ये इन्होंने कहा है कि नई फर्म की कैपिटल जो है वो फिक्स की है इन्होंने 27 लाख, जो कि अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना चाहते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा? जैसे हम हर क्वेश्चन को करते हैं उसी तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि ये जो आपको एडजस्टमेंट करनी है तो लास्ट में जाके करनी है। तो स्टार्टिंग तो आपकी वैसे ही होगी जैसे पहले आप हर क्वेश्चन को करते आए हो। मतलब आपको पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो थी 2:2:1। अगर मोनिका जा रही है तो मोनिका के जाने के बाद लीजा और निशा आगे बिजनेस को कैसे चलाने वाले हैं, किस रेशियो में आगे प्रॉफिट को बांटने वाले हैं, क्या क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब जो इनकी पहले रेशियो थी वही इनकी न्यू रेशियो है। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम होती है तो आपकी गेनिंग रेशियो भी वही रहती है 2:1। मतलब मोनिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने इस रेशियो में आपस में बांटा। तो गुडविल आपकी पूरी फर्म की है 3 लाख रुपीज, जिसमें मोनिका का शेयर 2/5 1,20,000 है। 1,20,000 को इन दोनों ने इस तरह से गेन किया, तो इसका मतलब यही दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, कंपनसेट करेंगे किसको? मोनिका को। तो 1,20,000 का 2/3 80,000 लीजा मोनिका को देगी, निशा को 1,20,000 का 1/3 40,000 देना है। तो ये दोनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करते हो और क्रेडिट करोगे मोनिका के कैपिटल अकाउंट को। तो आ जाते हैं हम अब कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस लिखो जो आपके पास बैलेंस शीट में है। उसके बाद जो गुडविल की एडजस्टमेंट आपने की उसके लिए मोनिका के अकाउंट तो आप क्रेडिट करोगे, और लीजा और निशा के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। गुडविल की एडजस्टमेंट के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप चेक करो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस है जो कि हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपकी लाइबिलिटी है जो एज इट इज आपके आगे भी बैलेंस शीट में कैरी ऑन रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई 2,40,000। वैल्यू इंक्रीज होना आपके लिए फायदा, क्रेडिट साइड पे लिखो। बैलेंस शीट में अब आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 12,40,000 से आएगी। इसके बाद आपका जो स्टॉक है उसका 50%, मतलब आधा स्टॉक रिटायरिंग पार्टनर ने खरीद लिया है बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस आपने यहां पर शो किया है उसी अमाउंट पर उसने खरीदा। तो 10 लाख का 50%, 5 लाख का। अगर
रिटायरिंग पार्टनर खरीद रहा है तो उसने पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं की है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे कि इतना पैसा हमें उससे लेना है। बैलेंस शीट में अब आपका स्टॉक रह जाएगा 5 लाख का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% का बनाना है, तो प्रोविजन बनाना एक तरह से नुकसान है। 4 लाख का 5% 20,000, बैलेंस शीट में आपका आएगा डेटर्स, और प्रोविजन माइनस करने के बाद 3,80,000। नेक्स्ट, अब आपका जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हुई है 10%। अगर मशीनरी एसेट अगर डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आपके लिए नुकसान है। 1,20,000 आपके लिए नुकसान है, डेबिट साइड पे लिखो। अब आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 10,80,000। रिवैल्यूएशन का करने के बाद अब आपके पास प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में। यहां पर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने से तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आपने क्रेडिट कर दिया। सब सारी एडजस्टमेंट्स अब आपने कर लिए, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट करना। और ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब आप बैलेंस निकालते हो। तो बैलेंस निकाला, यहां पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या यहां पर लिखा है कुछ? जब कुछ भी नहीं लिखा होता कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की है या नहीं की, तो आप मान के चलते हो कि उसको पेमेंट नहीं की गई है और उसका बैलेंस हम एज अ लोन ट्रांसफर करते हैं। एज अ लोन अब अपनी बैलेंस शीट पे शो करेंगे। तो जो भी बैलेंस है मोनिका का वो 10,60,000 आप यहाँ पर एज अ लोन शो करोगे। मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिकास लोन अकाउंट, ये एंट्री हो गई। बाकी जो दो पार्टनर है वो आगे बिजनेस को चलाने वाले हैं और उनकी एडजस्टेड कैपिटल हमें चाहिए थी। वो एडजस्टेड कैपिटल है ये, जिसे अब हम ब्रॉट डाउन करेंगे, क्योंकि नई फर्म की अब हमें कैपिटल फाइंड करनी है, प्रोपोर्शनेट करनी है। तो पहले का हिसाब किताब हमने ऊपर रखा, नया हिसाब किताब जो भी करना है उसको हम नीचे ले आते हैं। ये रिटायरमेंट से पहले का है और ये रिटायरमेंट के बाद का। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि वो नई फर्म की कैपिटल 27 लाख रुपीज मेंटेन करना चाहते हैं और न्यू रेशियो 2:1। तो इसका मतलब ये पैसा पूरी फर्म की कैपिटल है जो कि इस रेशो में डिवाइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब 27 लाख का 2/3 कैपिटल लीजा की 18 लाख होनी चाहिए। उसकी कैपिटल कितनी है? 13,60,000। तो इसका मतलब लीजा की कैपिटल कम है, उसको पैसा और लाना होगा। कितना? 4,40,000। इसी तरह से निशा की कैपिटल 9 लाख होनी चाहिए, उसका पैसा कितना लगा हुआ है? 3,40,000। इसकी कैपिटल भी कम है, इसको भी पैसा इतना और लगाना होगा। इन दोनों को इतना पैसा और इन्वेस्ट करना होगा फर्म में, ताकि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए और जितना हम पैसा चाहते हैं फर्म में इन्वेस्टेड वो भी हो जाए। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर ये पैसा लेकर नहीं आएंगे। अच्छा सोचो एक बारी सिचुएशन, अगर ये पैसा लेकर आते तो आप क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते ना। बैंक को डेबिट करते, पैसा आया फर्म में, और इनकी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस हम जो चाहते हैं वही आता। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बैंक के थ्रू नहीं करना, आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है। इसका मतलब ये दोनों पैसा और फर्म में नहीं लेकर आ रहे, हमारा बैंक का बैलेंस नहीं इंक्रीज हो रहा। इसका मतलब है कि हमें जो पैसा इनसे लेना है, फर्म को जो ये पैसा इनसे लेना है, वो इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर फर्म को इनसे पैसा लेना है तो इसका मतलब फर्म को इनसे पैसा लेना होगा तो डेबिट बैलेंस होंगे ना। तो आप बैंक की जगह आप क्या लिखोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, जो यहां पर आपको बैंक लिखना था उसकी जगह हम करंट अकाउंट लिख देंगे कि इतना पैसा इसको लाना है, इतना पैसा इसको लाना है, करंट अकाउंट से हमें इनका पैसा इतना इतना और लेना है। अब जो कैपिटल के बैलेंसेस है वही आ जाएंगे जो हमें चाहिए था। एंड में लिखो टोटल। अब बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट क्या आएगा? बैंक का बैलेंस तो एज इट इज आपका वही है, क्योंकि ना तो हमने पेमेंट की ना ही रिसीव किया। लाइबिलिटीज आपकी वही रहेगी जो पहले थी, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, मोनिका का लोन अकाउंट 10,60,000 दिखाओगे। दोनों पार्टनर के कैपिटल के जो हम बैलेंसेस चाहते थे वही आ गए। लेकिन अब जो न्यू एडिशन हुआ वो नहीं भूलना। वो अब आपका बैंक का बैलेंस तो नहीं इंक्रीज हुआ था, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपके जो आए थे वो डेबिट बैलेंस है।
डेबिट बैलेंस है, जब आपको पैसा लेना है तो वो आपके लिए एसेट है ना, एसेट है, फर्म को ये पैसा लेना है, तो करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है जो कि आप एसेट साइड पे दिखाओगे। एंड में लिखो टोटल। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन जहां पर आपको नई फर्म की रिक्वायर्ड कैपिटल दी हुई। अब यहां पर कहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी जो कैपिटल है उसी को ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की, जैसा कि हमने अभी किया था वैसे ही आप। अब इस सिचुएशन को एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि अमित, बालन और चंदर तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है, चंदर यहां से रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट पर गुडविल की वैल्यूएशन की है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, अमित और बालन कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं। तो कैसे करोगे, देखो हमारी क्वेश्चन की स्टार्टिंग वही गुडविल की एडजस्टमेंट से होगी। तीनों पार्टनर की रेशियो आपकी आ गई 3:2:1। चंदर के जाने के बाद अमित और बालन आगे प्रॉफिट को किस तरह से बांटने वाले हैं? नई रेशो कुछ नहीं दी, तो ओल्ड रेशो ही आपकी न्यू रेशो हो जाएगी 3:2। तो जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम है तो गेनिंग रेशो भी आपकी 3:2 है। गुडविल आपकी पूरी फर्म की 27,000 है, चंदर का शेयर 1/6 4,500। अब ये जो 4,500 है इसमें से अमित कंपनसेट करेगा 2,700, बालन कंपनसेट करेगा 1,800। तो गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को आप डेबिट करते हो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो ये एंट्री करने के बाद पार्टनर्स के बैलेंसेस आपके पास आ गए। ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा बैलेंस शीट से, गुडविल की एडजस्टमेंट आपने कर दी है। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है कि आप चेक करो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, हाँ 9,000 का है, जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में और इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये भी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में मशीनरी की वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है, नुकसान है, डेबिट कर दो। पेटेंट की वैल्यू वो भी 20% से डिक्रीज हो रही है, तो ये भी नुकसान है, डेबिट कर दो। आपका जो एक फोटोकॉपियर जो कि आपने पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, एक तरह से डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी वैल्यू 0 कर दी थी, अब आपने उसके स्क्रैप को 600 में बेचा। इसका मतलब है ये फोटोकॉपियर नाम की एसेट आपकी बुक्स में नहीं है कहीं पर भी, आपने उसके स्क्रैप को बेचा 600 में। एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसे बेच करके आपको पैसा मिल रहा है। तो अगर पैसा मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, इनकम है तो हम कहाँ लिखेंगे, यहां पर क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट लिखना है, यहां पर बाय बैंक अकाउंट 600। बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, राइट, बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, एसेट आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे क्योंकि ये पहले भी आपने राइट ऑफ किए और अभी भी आपने बेच ही दिए। चंदर ने इन्वेस्टमेंट को 15,800 रुपए में टेक ओवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट आपने कितने की दिखाई है, 10,000 की। अगर वो 15,800 में खरीद रहा है तो एक तरह से आपकी इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना फायदा 5,800। अब चंदर ने अगर इस एसेट को खरीद लिया है तो ये एसेट हमारे पास नहीं रही, लेकिन हमें ये पैसा चंदर से लेना है 15,800। बैलेंस शीट में अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाओगे। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपके पास क्या आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट हो जाएंगे। क्रेडिट करने के बाद अब आपके पास तीनों पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे। चंदर को हम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हम उसके अकाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो दोनों पार्टनर हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल हमें चाहिए थी, वो एडजस्टेड कैपिटल हमें मिल गई। ऊपर हिसाब किताब हो गया रिटायरमेंट से पहले, उसके बाद अब नई फर्म की कैपिटल ये है। ये चाहते हैं जो अब पार्टनर्स है उनकी जो कैपिटल है, यही जो पैसा है ये प्रोपोर्शनेट हो जाए इनकी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये जो पैसा है यही तो फर्म का पैसा टोटल कैपिटल बनेगा। अब ये चाहते हैं जो भी पैसा लगा हुआ है दोनों पार्टनर का वो पैसा प्रोपोर्शनेट हो जाए, तो इसका मतलब यही तो पैसा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 80,000, जिसे आपको अब न्यू रेशो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करना है। ये पैसा अगर प्रोपोर्शनेट करोगे तो अमित की कैपिटल होनी चाहिए 48,000, उसकी है कितनी 42,100, मतलब 5,900 पैसा इसको और लाना होगा। और
बालन का अगर आप चेक करते हो तो उसकी कैपिटल है 32,000 होनी चाहिए। 32,000 की जगह उसकी कैपिटल तो ज्यादा है, उसको ये पैसा विड्रॉ करना होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये पैसा इसको लाना होगा और इसको विड्रॉ करना होगा, तो अगर कैश या बैंक के थ्रू अगर हम करते तो क्या करते? अमित को ये पैसा लाना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट करते। लेकिन ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? करंट अकाउंट के थ्रू करना है आपको। तो अगर करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो आप कैश या बैंक को हटा दो और वहां पर करंट अकाउंट लिखोगे कि ये पैसा जो भी अब हमें इससे लेना है वो उसके करंट अकाउंट में डाल दो कि इतना पैसा हमें इससे लेना है। जो पैसा बालन को देना है वो हम उसको दे नहीं रहे हैं, कैश में पेमेंट नहीं कर रहे। अगर कैश में पेमेंट करते तो क्या होता? बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कैश में नहीं कर रहे हो तो करंट अकाउंट को लिखोगे, बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। अब यहां पर क्या एंट्री आएगी देखो, अमित के अकाउंट में पैसा इतना आना चाहिए तो अमित के करंट अकाउंट को डेबिट करो, अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इतना पैसा और आ जाएगा। बालन को यहां से पैसा विड्रॉ करना है तो हम बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस करंट अकाउंट। हम जो चाहते थे वो बैलेंसेस अब दोनों पार्टनर के आ गए। सेकंड सिचुएशन ये भी अब आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं थर्ड सिचुएशन, जहां पर कहा है कि नई फर्म की कैपिटल जो भी होगी वो उतनी होगी जो रिटायरमेंट से पहले थी। मतलब अगर पार्टनर रिटायर भी हो रहा है तो भी ये कैपिटल वही मेंटेन करना चाहते हैं जो रिटायरमेंट से पहले सभी पार्टनर्स की मिला करके थी। तो उसके लिए आपको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, और आपकी रिटायरमेंट से पहले सभी पार्टनर की कैपिटल क्या थी वो चाहिए। तो इसे क्वेश्चन के साथ समझो। क्वेश्चन दिया है कि कुसुम, स्नेह और उषा तीन पार्टनर है। यहां से कुसुम रिटायर हो रही है और आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोपोर्शनेट करनी है कि इन पार्टनर्स की कैपिटल जो पहले थी वही कैपिटल आगे भी मेंटेन हो। तो उसका मतलब है ये पहले वाली कैपिटल का मतलब है ये रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कौन सी थी? ये है ना 14 लाख। आपकी ये कौन सी बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2024। और कुसुम कब रिटायर हो रही है? 1 अप्रैल को। तो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कौन सी है? ये है 14 लाख। तो ये बैलेंस वो मेंटेन रखना चाहते हैं। अब हमें तो एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी। तो एडजस्टेड कैपिटल के लिए पहले गुडविल की एडजस्टमेंट कर लो फटाफट। आपकी न्यू रेशियो 3:4 कहा है, जैसा कि क्वेश्चन में नई रेशियो आपको दी हुई है, तो उसके हिसाब से आपको गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे, जिसमें स्नेह पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है लेकिन उषा का पूरा गेन है। इसका मतलब कुसुम का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट उषा को ट्रांसफर हो रहा है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगी? आपकी उषा के साथ। तो उषा के कैपिटल अकाउंट जो कि गेनिंग पार्टनर उसको डेबिट करो और कुसुम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 80,000 जो कि कुसुम का शेयर ऑफ गुडविल है। अब यहां पर आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस लिखो। उषा को ये पैसा कुसुम को देना है तो उषा के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। रिजर्व है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का, जिसके अगेंस्ट क्लेम है 15,000। क्लेम को एडजस्ट करने के बाद 15,000 रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। तो डेसिमल में आ रहा है तो आपको याद रखना है, अगर 0.5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा और 0.5 या 0.5 से कम है तो वही डिजिट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तीनों के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 30% से। इंक्रीज होना फायदा है। 4 लाख का 30% 1,20,000 से अगर इंक्रीज हो गई तो बिल्डिंग हो गई 5,20,000 की। मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट होने का मतलब है नुकसान होना। नुकसान होना आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे दिखाओगे 1,80,000। अब कितनी वैल्यू रह जाएगी? 4,20,000। इसके बाद बेड डेट्स हैं आपके 35,000। प्रोविजन आपका है 20,000। अगर आपने इसी के लिए प्रोविजन बनाया तो इस खर्चे को इसी के साथ एडजस्ट करोगे और जो बाकी बचा खर्चा वो आपका रिवैल्यूएशन में 15,000 बेड डेट्स आएगा डेबिट साइड पे। क्लेम हमने एडजस्ट कर दिया। सब कुछ करने के बाद रिवैल्यूएशन में अब आपका जो भी आ रहा है, रिवैल्यूएशन में अब आपका क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए डेसिमल में आ रहा है तो आपको 0.5 का याद रखना है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने पर लॉस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। डेबिट करने के बाद आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर दिए, तो अब ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी तो आप पेमेंट कर रहे हो, 1 लाख रुपीज की पेमेंट कर रहे हो, बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। हमें चाहिए रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल, जो कि हमने निकाल लिए, बैलेंस आ गए। इस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि हमारी जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी वो होनी चाहिए नई फर्म की कैपिटल। तो वो कितनी है? 14 लाख। 14 लाख इज द न्यू फर्म कैपिटल, ये होनी चाहिए। अगर हम इसको न्यू रेशो के अकॉर्डिंग देखें, 3:4 आपकी न्यू रेशो है, उसके अकॉर्डिंग स्नेह की कैपिटल होनी चाहिए कितनी? 6 लाख रुपीज। और स्नेह की कैपिटल है कितनी? 5,74,286। कितनी कम है? 25,714 से। इतनी अमाउंट इसकी कम है। इसी तरह से उषा की कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख, उसकी है कितनी? 3,02,857। तो उसका पैसा भी कम है, उसको भी इतना पैसा लाना होगा। तो इन दोनों को इतना पैसा और लाना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। हम इतना पैसा और अगर ये लगाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और इनकी कैपिटल जैसा हम चाहते हैं उतना ही बैलेंस आ जाएगा। तो 14 लाख का हम टोटल कैपिटल का बैलेंस चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमने इनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट किया। एंड में लिखो टोटल। तो ये हो गई आपकी पार्टनर्स की कैपिटल प्रोपोर्शनेट। अब यहां पर इंपैक्ट क्या आया देखो, आपकी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज आ जाएगा। कैश का बैलेंस जो आपका 2 लाख रुपीज था, उसमें से आपने 1 लाख तो कुसुम को पे किया, और इन दोनों ने जो पेमेंट किया आपको कैपिटल मेंटेन करने के लिए, प्लस करोगे तो टोटल कैश का बैलेंस 6,22,857 हो जाएगा। जब आपको एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है तो याद रखना, कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस आपको प्लस माइनस जरूर से करना है। कैपिटल के बैलेंसेस जो हम चाहते थे वही हो गए, बाकी की लाइबिलिटीज आपकी एज इट इज रहेगी। कुसुम का लोन जो बैलेंस था वो हमने लोन अकाउंट में डाला था, वो आपका लाइबिलिटीज में आ जाएगा। दैट्स इट। तो आई होप थर्ड केस भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी लग रहा होगा कि कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो टॉपिक आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा था ये तो बहुत ही सिंपल है। फोर्थ केस अब देखो, फोर्थ केस में कहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो पैसा देना है, जो भी उसका क्लेम बनता है, उसको पैसा जो भी देना है वो पैसा कौन लेकर आएगा? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर वो पैसा लेकर आएंगे, और इस तरह से लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट हो जाए। कैसे करोगे? उसके लिए हमें चाहिए न्यू रेशो, एडजस्टेड कैपिटल, और रिटायरिंग पार्टनर का जो भी क्लेम बनता है वो हमें चाहिए। तो एक क्वेश्चन के साथ समझो, यहां पर 3 पार्टनर है, पी क्यू आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। आर अगर रिटायर हो रहा है तो बैलेंसेस क्या है? गुडविल है, बैंक है, अदर एसेट्स है, क्रेडिटर है। तीनों के कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, गुडविल की वैल्यूएशन की गई है। अब यहां पर दोनों पार्टनर्स मिलकर के आर के जाने के बाद पी और क्यू आर को पेमेंट करने के लिए वो पैसा लेकर आएंगे, प्लस ये चाहते हैं कि इनका जो बैंक में बैलेंस है वो 4,000 मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए, एंड लीव ₹4,000 इन कैश एट बैंक। अब इसके लिए कैसे आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है, कैसे कैलकुलेशन? हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी गुडविल के एडजस्टमेंट से, और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हो जाएगी 3:2। गुडविल है पूरी फर्म की 30,000, 1/6 शेयर आर का 5,000, जो कि पी और क्यू इसको कंपनसेट करेंगे। तो इन दोनों से पैसा लेकर के आर को दिया जाएगा, तो आर का अकाउंट आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इसी तरह से गुडविल का बैलेंस आ रहा है आपकी बुक्स में 12,000 अपियरिंग इन बुक्स, ये परचेज गुडविल है। एक तरह से खर्चा है, वो भी तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा, तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में बटेगा, तो ये माइनस होगा। एक तरह से आर का क्लेम आप सेटल कर रहे हो, आर का बैलेंस फाइंड कर रहे हो कि कितना पैसा हमें उसे देना है। तो अब ये कैसे करोगे? देखो, आपने देखा कि तीनों के कैपिटल के बैलेंसेस है 40,000, 20,000, 18,000। गुडविल जो आपको देनी है, एडजस्टमेंट की है, उसके अकॉर्डिंग पी और क्यू से पैसा लेकर के हमें आर को देना है। इन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस कम हो जाएंगे, आर का प्लस हो जाएगा। इसी तरह से जो परचेज गुडविल है वो आपने तीनों के अकाउंट में माइनस की,
तो अब आपके पास कैपिटल आ गई आफ्टर एडजस्टमेंट 31,000, 14,000 और 21,000। मैं आपको हर तरह से क्वेश्चन समझा रही हूँ। अगर बैलेंस शीट नहीं दी, इस तरह से फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है, तो आप डायरेक्टली कैसे बनाओगे? कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आपके पास आ गई है, राइट। अब आर को हमें कितना पैसा देना है? 20 है। आर का पैसा देने के लिए आपके पास बैंक बैलेंस है 10,000, जिसके लिए कहा है कि हमें 4,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है। तो इसका मतलब 6,000 रुपीज हम यूज कर सकते हैं इसकी पेमेंट करने के लिए। तो 21,000 में से 6,000 हमने यूज किए, तो बाकी 15,000 हमें और पे करने हैं, जिसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी पैसा इसको देना है वो पी और क्यू मिलकर के लेकर आएंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? 31,000 तो है ही, 14,000, 31,000 और 14,000 तो ऑलरेडी इनका इन्वेस्टेड पैसा है। अगर इनसे कहा जा रहा है कि 15,000 रुपए और लेकर आओ, तो इसका मतलब ये पैसा और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो गई? 60,000। 60,000 को न्यू रेशो के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है, तो पी की कैपिटल होनी चाहिए 36,000 और क्यू की होनी चाहिए 24,000। अब देखो, पी की कैपिटल 36,000 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 31,000। तो इसका मतलब उसको पैसा 5,000 रुपीज लाना होगा। क्यू की कैपिटल 24,000 होनी चाहिए, 14,000 है, तो इसका मतलब 10,000 रुपीज को और इन्वेस्ट करने होंगे। तो दोनों मिलकर के 15,000 रुपीज लेकर आ रहे हैं, जो कि हमें चाहिए आर को पेमेंट करने के लिए। तो ये पेमेंट भी हो जाएगी और इनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो गई। तो अब बैलेंस शीट अगर बनेगी तो क्या होगा? आपका बैंक का बैलेंस 4,000 होगा, अदर एसेट 70,000, गुडविल जो कि आपकी परचेज गुडविल थी हमने राइट ऑफ कर दी, क्रेडिटर्स आपके 14,000 और दोनों पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस। आई होप समझ में आ गया आपको। तो फोर्थ सिचुएशन भी आपको समझ में आ गई। अब फिफ्थ केस क्या कह रहे हैं? फोर्थ और फिफ्थ केस मोर और लेस सिमिलर है। यहां पर भी रिमेनिंग पार्टनर ही रिटायरिंग पार्टनर की जो पेमेंट करनी है उसके लिए पैसा लेकर आएंगे, ताकि उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन हो जाए। साथ में हम अपना कैश बैलेंस भी मिनिमम मेंटेन करना चाहते हैं, या जो भी बैलेंस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इनको पैसा और लाना हो। तो क्या चाहिए हमको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टेड कैपिटल और रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम और कैश का बैलेंस जो हम मिनिमम रखना। अब इसे एक क्वेश्चन के साथ समझो कि एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, जिसे चेंज करके बी के रिटायरमेंट के बाद ये 5:3 कर रहे हैं। तीनों के एडजस्टेड कैपिटल आपको दिए आफ्टर एडजस्टमेंट। तो बी अगर रिटायर हो रहा है तो उसका तो क्लेम है 3,30,000, जो कि पे करना है ए और सी को ही, इस तरह से कि इनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। और साथ में ही जो इनका कैश का बैलेंस है 30,000, वो ये मेंटेन करना चाहते हैं 50,000। तो कैसे करोगे? देखो, एबीसी, बी के जाने के बाद न्यू रेशियो आपके पास 5:3 है। अब देखो, बी का जो क्लेम है 3,30,000, ये हमें पे करना है, मतलब ए और सी को मिलकर के ये पैसा लेकर आना है। तो 3,30,000 रुपीज ये लेकर आएंगे। साथ में हमें कैश का बैलेंस 30,000 की जगह 50,000 मेंटेन करना है, तो 20,000 रुपये ये भी चाहिए। तो टोटल पैसा मिला करके हमें और कितना चाहिए? 3,50,000। ये पैसा हमें फर्म में और चाहिए, जो कि कौन लाएगा? ए और सी लाएंगे। इन दोनों को ही इन्वेस्ट करना होगा। तो एक तरह से फर्म की अब नई कैपिटल क्या हो जाएगी? जो इनकी ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल है 5,10,000 और 1,80,000 में 3,50,000 और ऐड होकर के 10,40,000 नई फर्म की कैपिटल हो गई, जो हम चाहते हैं। ये अगर प्रोपोर्शनेट की जाए नई रेशो के अकॉर्डिंग, तो आपके ए की कैपिटल होगी 6,50,000 और सी की होगी 3,90,000। ए की है कितनी? 5,10,000। तो इसका मतलब इसको पैसा 1,40,000 और लाना है। सी की कैपिटल 3,90,000 होनी चाहिए, है 1,80,000। इसका मतलब ये पैसा 2,10,000 लेकर आएगा। टोटल इन दोनों का देखो मिलाकर के जो ये पैसा लेकर आ रहे हैं वो 3,50,000 ही बन रहा है, जो कि हमें चाहिए। हमें चाहिए किस लिए? एक तो बी को पेमेंट करने के लिए और अपना कैश मेंटेन करने के लिए। तो ये देखो, ये दोनों ये पैसा लेकर भी आएंगे, कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो गई, बैंक का बैलेंस भी जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो गया।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है पांचों केसेस, कैपिटल किस तरह से प्रोपोर्शनेट करनी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे मूव होते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अगर वीडियोस मेरी आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर भी करना। गुड बाय एंड टेक केयर।